आज ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी के क्लास को देखेंगे। आज फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल से संबंधित क्लास को दिया जा रहा है और इस क्लास में सबसे पहले आप लोगों को देखना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले आप पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत आपका टॉपिक जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे भौतिक स्वरूप, पृथ्वी का भौतिक स्वरूप यानी आंतरिक संरचना के बाद पृथ्वी का भौतिक स्वरूप संरचना के बारे में देखेंगे। भौतिक स्वरूप को समझना भी देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में। पृथ्वी का आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, पृथ्वी के अंदर के जो आपका भाग है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर के 3 हिस्से हैं। पृथ्वी के अंदर के 3 हिस्सों में पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, जिसमें सबसे पहला हिस्सा जो है वो आपका दुर्बलता मंडल है, जिसको क्रस्ट भी कहा जाता है। दुर्बलता मंडल, भूपर्पटी, क्रस्ट भी इसको कहा जाता है, सियाल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर की संरचनाओं के बारे में इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, जिसमें ये जो है सबसे ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक ये आपका भूपर्पटी है, जिसको क्रस्ट या दुर्बलता मंडल या सियाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यह है। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वो आपका सीमा है, जिसको आपका आवरण या मेंटल भी कहा जाता है। दूसरा हिस्सा आपका मेंटल है, दूसरा हिस्सा इसी को मेंटल को आवरण या सीमा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा हिस्सा जो आपका है वो कोर है, जिसको निफ्फे भी कहा जाता है। इसी में देखेंगे आगे जो भूपर्पटी है जिसे सियाल कहा गया है, ये सियाल SIAL सियाल, जिसमें SI का मतलब होता है सिलिकन और AL का मतलब होता है एल्युमिनियम। यानी पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है सबसे पहला हिस्सा क्रस्ट, उसका जो निर्माण है, सियाल का जो निर्माण हुआ है वो सिलिकन और एल्युमिनियम तत्व से हुआ, सिलिकन और एल्युमिनियम तत्व से हुआ है। उसी प्रकार से आपका पृथ्वी के अंदर के दूसरा हिस्सा जो आपका है मेंटल यानी सीमा जिसको कहते हैं, इसका निर्माण जो हुआ सीमा यानी SIA में सीमा, जिसमें SI का मतलब सिलिकन, जैसा कि सियाल में भी देखे थे SI का मतलब सिलिकन और Ma का मतलब मैग्नीशियम, यानी कि सिलिकन और मैग्नीशियम से आपका सीमा का यानी कि मेंटल का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से आपका तीसरा जो आपका सबसे आंतरिक जो स्तर है, सबसे अंदर का जो हिस्सा है नीचे का, वो आपका कोर या निफ्फे कहलाता है। और निफ्फे में NiFe निफ्फे, जिसमें Ni का मतलब निकेल होता है और Fe का मतलब फेरस होता है। तो फेरस और निकेल का आपका कोर बना हुआ है यानी निफ्फे बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपका पृथ्वी का आंतरिक संरचना है क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हाँ, इसका अन्य नाम भी दिख रहा है आपको, भूपर्पटी भी कहा जाता है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है, सियाल भी कहा जाता है। उसी प्रकार से मेंटल को आवरण भी कहा जाता है, सीमा भी कहा जाता है, कोर को निफ्फे कहा जाता है। दिख रहा है आपको, जिसका निर्माण आपका हुआ अलग अलग तत्वों से हुआ है। और सिलिकन जो है, सिलिकन ये आपका सियाल के निर्माण और सीमा दोनों के निर्माण में आपका सिलिकन का हिस्सेदारी है, सिलिकन तत्व मौजूद है। उसके बाद बातें करें जो भूपर्पटी है, यह भूपर्पटी जो है 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी गहराई जो है भूपर्पटी का 34 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक आपका भूपर्पटी जो है इसकी लंबाई यानी गहराई जो है 34 किलोमीटर है। उसके बाद आपका जो मेंटल है उसकी आपका गहराई जो है 2900 किलोमीटर है। तो मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर आपका सियाल यानी क्रस्ट की गहराई है। और उसके बाद जो आपका हिस्सा है ए वाला, ये आपका कोर है। और 2900 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र है नीचे का वो आपका कोर कहलाता है। आगे अगर बातें करें पृथ्वी के कुल आयतन के बारे में, तो पृथ्वी के कुल आयतन टोटल वॉल्यूम का क्रस्ट जो है 1% है। कहीं कहीं पे आपको 0.5% भी लिखा हुआ मिलेगा। तो क्रस्ट का जो आपका आयतन है पृथ्वी के कुल आयतन का 1% या 0.5% है। उसी प्रकार से मेंटल का जो आयतन है वो 83% है। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% आपका मेंटल है, जो सबसे ज्यादा है। पृथ्वी के कुल आयतन का मेंटल का जो हिस्सेदारी है सबसे ज्यादा 83% है। और कोर जो सबसे नीचे का स्तर है, निचला जो आपका हिस्सा है, सबसे अंदर का हिस्सा, वो आपका 16% है। इस प्रकार से जोड़ेंगे
16 83 और 1 तो आपका 100% हो जाएगा टोटल। इस प्रकार से पृथ्वी का कुल आयतन कितना होगा? 100% होगा। इस 100% में आपका 1% क्रस्ट है जो सबसे कम आपका है। दिख भी रहा है आपको कि आपका क्रस्ट है उसकी गहराई जो है 34 किलोमीटर ही मात्र है, लेकिन मेंटल की गहराई आपका 2900 किलोमीटर है, सर्वाधिक है। 83% आपका कुल आयतन का मेंटल घेरे हुआ है और आपका 16% आपका कोर है। इस प्रकार से आगे फिर जानेंगे। यहाँ पर जो दिखा रहे थे कि आपका हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक आपका क्रस्ट है, उसके बाद जो आपका है मेंटल है, उसके बाद आपका कोर है। इसको भी और भागों में बांटा गया है। क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट। तो इसका मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल। उसके बाद कोर को भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी कोर और निचली कोर। इस प्रकार से आपका क्रस्ट मेंटल और कोर को भी 2-2 भागों में बांट दिया गया है। और आगे बातें करें कि जो आपका ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ये दोनों के बीच का जो सीमा है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जोड़ने वाला जो आपका सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को असंबद्धता कहा जाता है। असंबद्धता कहा जाता है और इस असंबद्धता को कोनराड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कोनराड। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो सीमा रेखा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच का, इसको कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। इसी प्रकार से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के भी आपका सीमा है, बॉर्डर रेखा है। ऊपरी कोर और आपका निचली कोर के बीच का भी आपका सीमा रेखा है। फिर आपका निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच भी आपका ये सीमा रेखा है। इस प्रकार से सभी सीमा रेखाओं का नाम अलग अलग है। एक आपका रेखा ए हो गया, दूसरा ए वाला रेखा हो गया, तीसरा आपका ए रेखा हो गया, चौथा ए है, पांचवा या इस प्रकार से 5 आपका असंबद्धता है, जिसको एक ट्रिक के माध्यम से दिखाए गए। ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप याद कर पाएंगे और आसानी से याद हो जाएगा और कभी भूलेंगे नहीं। जिसका ट्रिक आपका दिया हुआ है कोमो रे गुले, कोमो रे गुले। इसको अगर याद कर लेते हैं तो कभी और आपको मिस्टेक नहीं होगा, एग्जाम में प्रश्न छूटेगा नहीं, मिस्टेक नहीं होगा, गलत नहीं होगा। इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद करें। ये आपका सेटिंग किया हुआ ट्रिक है कोमो रे गुले। कोमो रे गुले, जिसमें को का मतलब कोनराड है, मो का मतलब मो बेसिक डिसकंटिन्यूटी है, रे का मतलब रेपिटी है, रेपेटी, और गु का मतलब गुटेनबर्ग बिसाट है, और ले का मतलब लेहमैन है। इस प्रकार से आपका 5 आपका असंबद्धता है ना। असंबद्धता होता क्या है? तो 2 आपका परतों के बीच, 2 परतों को जोड़ने वाला जो आपका सीमा रेखा होता है, 2 परतों को एक दूसरे के साथ जो टचिंग रेखा होता है, उस टचिंग रेखा को ही असंबद्धता कहा गया है। जिसमें आपका ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के जो आपका टचिंग लाइन है, इसको बोला जाता है कोनराड असंबद्धता। उसके बाद आपका निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ए वाला जो आपका है निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ये दोनों के बीच का जो सीमा रेखा है आपका है, जिसको बोलेंगे जोड़ने वाला यानी टचिंग लाइन। टचिंग लाइन को बोला जाता है मोह बेसिक डिसकंटिन्यूटी। उसी प्रकार से ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच का सीमा रेखा आपका रेपेटिस असंबद्धता कहलाता है। उसके बाद निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच का जो आपका टचिंग लाइन है, सीमा रेखा है, उसको गुटेनबर्ग बिसाट कहा जाता है। उसी प्रकार से आपका ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच का जो आपका सीमा रेखा है, टचिंग लाइन जो है, इसको बोला जाता है लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता, सब में असंबद्धता रहेगा, असंबद्धता असंबद्धता। इस प्रकार से आपका पृथ्वी का आंतरिक संरचना है जो अनेक अलग अलग भागों के नाम से जाना जा रहा है। ऐसे मुख्य रूप से आपका 3 ही आपका है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसको सियाल, सीमा और नित्य भी कहा जाता है। आपका क्रस्ट को भूपर्पट्टी हिंदी में कहा जाता है। और इसका 2 अन्य भाग भी है, एक को आपका क्रस्ट को 2 भागों में, उसी प्रकार से मेंटल को 2 भागों में। आसान तरीका बांटने का, ऊपरी और निचली में बांट दिया गया, ऊपरी निचली करके आपका बांट दिया गया, क्योंकि ये आपका जो है क्रस्ट और मेंटल ऊपरी निचली बांटने का मेन वजह है कि ये दोनों जो क्षेत्र है 34 किलोमीटर है, जिसमें आपका 17 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, इस प्रकार से 17 किलोमीटर है और 17 किलोमीटर, ये दोनों आपस में बटा हुआ है। इस प्रकार से बीच वाला जो आपका टचिंग लाइन है, एक दूसरे को ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जोड़ने वाला जो रेखा है, यही आपका असंबद्धता कहलाता है, कोनराड। इसको ध्यान से समझेंगे और समझ करके इसको याद करेंगे। ऐसे याद करना बहुत आसान हो गया है, ट्रिक के माध्यम से आप सेटिंग से आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बातें करें
कि प्रत्येक 32 मीटर के गहराई पर तापमान में वृद्धि। तो प्रत्येक जैसे आपको पृथ्वी का जो भूपरपटी है, ये भूपरपटी है, भूपरपटी यानी क्रस्ट से जैसे आपको हम नीचे गहराई में जाते हैं तो प्रत्येक आपका 32 मीटर, अब दिख रहा है आपको कि 34 किलोमीटर आपका टोटल गहराई है क्रस्ट का। अगर 32 मीटर आपका यहाँ से अगर बढ़ते हैं नीचे की ओर तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होता है आपका 32 मीटर, प्रत्येक 32 मीटर जैसे जैसे आपका 32 मीटर नीचे खिसकते जाएंगे नीचे की ओर, वैसे वैसे आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होते जाता है। इसका एक और रहस्य है, आप लोग देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि आपका ठंडा के मौसम में जब चापाकल चलाते हैं, मोटर चलाते हैं तो अंदर से पानी गर्म निकलता है, मौसम एकदम ठंडा रहता है, टेम्परेचर एकदम आपका 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस जब होता है ठंडा के मौसम में 7 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी स्थिति में भी आप देखते होंगे कि अंदर से मोटर या चापाकल से जब पानी हैंड पंप से निकालते हैं तो आपका गर्म यानी कि वायुमंडल के तापमान से आपका ज्यादा तापमान है। इसके वजह से आपका ठंडा के मौसम में धरती के अंदर से निकलने वाला हैंड पंप और मोटर के माध्यम से पानी भी क्या होता है, गर्म रहता है। तो गर्म इसलिए रहता है क्योंकि ऊपर का जो वायुमंडल का तापमान होता है उसमें 10-15 डिग्री सेल्सियस होता है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि वायुमंडल के तापमान से आपका हम लोग जहां पर रहते हैं पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में, वायुमंडल के तापमान से आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो आपका तापमान होता है वो अधिक होता है, और इसी के वजह से आपका अंदर से निकलने वाला पानी हैंडपंप मोटर के माध्यम से निकलने वाला पानी भी आपका गर्म होता है। तो यही मेन इसका रहस्य है, जो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में वृद्धि हो जाती है। होता ही होता है। अंदर जैसे जैसे बढ़ेंगे 32 मीटर, प्रत्येक 32 मीटर पर वो आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बातें करें पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी जो है अलग अलग भूगोलवेताओं ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए हैं। ऐसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में आज भी भूगोलवेताओं के बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद है। यानी पूरी तरीके से आपका जानकारी इकट्ठा नहीं किया गया है, यानी कि वैज्ञानिकों के बीच में खुद मतभेद है। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का एक निचोड़ जो है, रहस्य जो है, वो संपूर्ण रूप से नहीं आ पाया है मतभेद होने की वजह से। कोई कुछ कह देते हैं, है ना। इसी प्रकार से फिर भी कोशिश किया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करने का। तो उसी आधार पर आपका संभावनाओं के आधार पर पृथ्वी के अंदर से उठने वाले भूकंपीय तरंगों के आधार पर आपको कुछ आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, मतभेद होने के बावजूद भी। उसी प्रकार से आपका पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के बनावट में भी भूगोलवेताओं के बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद है। कोई गोल कहता है, कोई नारंगी के समान कहता है, कोई नाशपाती के समान कहता है। तो कोई खास यहाँ पे अंतर नहीं दिख रहा है, नारंगी के समान, नाशपाती के समान, या हल्का गोल कोई कह रहा है ना। तो इस प्रकार से कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। फिर भी देख लेते हैं कि पृथ्वी को गोल किसने कहा, तो पाइथागोरस ने सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताया, पाइथागोरस ने। उसके बाद नारंगी के समान बताने वाले वैज्ञानिक हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जो है, इन्होंने पृथ्वी को नारंगी के समान बताया। और आपका नाशपाती के समान बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो जेम्स जीन है। जेम्स जीन ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताए हैं। जेम्स जीन ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताए हैं। इस प्रकार से आप देख रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में। सबसे आपका ऊपरी परत जो आपका है, ऊपरी परत या सतह, ऊपरी सतह जिसको आपका भूपरपटी या क्रस्ट कहा गया, उसके नीचे बढ़ेंगे 34 किलोमीटर के बाद तो आपका मेंटल हो गया, और 29 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र आपका नीचे का है गहराई में, वो आपका कोर है। यहाँ पर समझ ही रहे होंगे। और अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, और सबका अलग अलग दो आपका परतों के बीच की जो आपका असंबंधता है, जोड़ने वाले जो लाइन है, वो अलग अलग नामों से जाना गया है। आगे देखेंगे
पृथ्वी के कुल आयतन का क्रस्ट 1% है, मेंटल 83%, कोर जो है 16% है। इस प्रकार से आगे एक और प्रश्न आता है, क्रस्ट एवं मेंटल का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। क्रस्ट और मेंटल जो है, क्रस्ट जो बता रहे हैं 1 नंबर सबसे ऊपर वाला, उसके बाद 2 नंबर मेंटल, इसका जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि बेसाल्ट चट्टान जब टूटता है तो उससे काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। और रेगुर मिट्टी और काली मिट्टी में आप जानते होंगे यानी कि कपास की खेती, कपास का पैदावार काफी अधिक होता है। और ये मिट्टी भारत की अगर बातें करें तो भारत के महाराष्ट्र, गुजरात में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है और वहां कपास की खेती यानी कि कॉटन का, रुई का खेती जो है सर्वाधिक होता है। यानी कपास को, जिसको उजला सोना के नाम से उजला सोना यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है कोर या मेंटल, द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में। यानी कोर जो है और मेंटल जो है ये संभवतः एक अंदाजा से बताया जा रहा है कि कोर जो है और मेंटल जो है वो संभवतः द्रव अवस्था में है या प्लास्टिक की अवस्था में है। और इसी आपका द्रव अवस्था में आप देख रहे हैं कि जब कोर आपका और मेंटल जो है जब द्रव अवस्था में है तो इसी के ऊपर आपका क्रस्ट क्या है, तैर रहा है। क्रस्ट क्या हो रहा है, तैर रहा है। जब कोई भी द्रव अवस्था में कोई पदार्थ होगा तो उसके ऊपर जो भी पदार्थ होंगे वो क्या होगा, उस द्रव अवस्था वाले पदार्थों पे तैरेगा। हाँ, तो उसी प्रकार से आपका तैरता है कौन, तो आपका क्रस्ट, क्रस्ट जो है वो तैर रहा है कोर या मेंटल पे, क्योंकि संभवतः बताया जा रहा है कि कोर और मेंटल जो द्रव अवस्था यानी प्लास्टिक अवस्था में और इसी के ऊपर आपका क्रस्ट यानी कि दुर्बलता मंडल यानी भूपर्पटी तैर रहा है। नेक्स्ट आगे आता है सवाल कि पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाला, पृथ्वी के भूपर्पटी में पृथ्वी के आपका क्रस्ट में 8 तत्व पाए जाते हैं जिससे आपका भूपर्पटी के 98% भाग का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के यानी भूपर्पटी के, पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, क्रस्ट है, इसके 98% भूपर्पटी का 98% जो आपका हिस्सा है इसका निर्माण 8 प्रकार के तत्वों से हुआ है। और उन 8 तत्वों को आपका एक सेटिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है जिसका सेटिंग आपका ट्रिक है, सेटिंग ट्रिक ऑक्सीएलोकैसोपोमे, ऑक्सीएलोकैसोपोमे, ऑक्सीएलोकैसोपोमे। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, बस एक बार देख लीजिए कि ऑक्सीएलोकैसोपोमे मतलब ऑक्सी एलो जो है उसको कैसे पाना है, तो सेटिंग ट्रिक को समझें कि ऑक्सीएलोकैसोपोमे मतलब कैसे पाए, है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं ऑक्सीएलोकैसोपोमे, ऑक्सीएलोकैसोपोमे ऐसे याद कर लीजिए। और इसमें देखिएगा ऑक का मतलब होता है ऑक्सीजन, सी का मतलब सिलिकॉन होता है, ए का मतलब एल्युमिनियम, लो का मतलब लोहा होता है, कै का मतलब कैल्शियम, सो का मतलब सोडियम और पो का मतलब पोटेशियम, मे का मतलब मैग्नीशियम होता है। इस प्रकार से अलग अलग तत्व हैं, टोटल 8 तत्व हैं जिनसे आपका भूपर्पटी का 98% हिस्सा का निर्माण हुआ है। सभी का आपका संकेत दिया हुआ, ऑक्सीजन का ओ, सिलिकॉन का SI, एल्युमिनियम का Al, लोहा का Fe, लोहा को फेरस या आयरन भी कहा जाता है, आयरन या फेरस, कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, मैग्नीशियम का Mg। इस प्रकार से 8 तत्व के संकेत भी दिए हुए, आपका 8 तत्व का नाम दिया हुआ है, हाँ सेटिंग के साथ। और बता दें कि जो पृथ्वी के अंदर जो है भूपर्पटी में सबसे अधिक जो आपका तत्व है वो 40%, 40.60% लगभग 40% जो है 40-43% वो ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी सबसे ज्यादा आपका पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन है ना। ऐसे वायुमंडल की अगर बातें करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक तत्व जो है वो आपका नाइट्रोजन है, लेकिन पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी में सबसे अधिक जो आपका तत्व है वो 46% ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। उसके बाद सिलिकॉन का मात्रा आता है 27.72%, दूसरा नंबर पे आता है। दूसरा सबसे अधिक पृथ्वी के अंदर का जो आपका तत्व है वो सिलिकॉन है। उसके बाद तीसरा सबसे अधिक आपका एल्युमिनियम है 8.13% और लोहा की जो मात्रा है 5%। चौथा सबसे अधिक आपका तत्व जो है पृथ्वी में भूपर्पटी में 5% आपका लोहा है। इस प्रकार से अलग अलग सभी तत्वों का परसेंटेज दिया हुआ है। कैल्शियम 3.63% है, सोडियम आपका 2.83% है, पोटेशियम आपका 2.59% है और आपका मैग्नीशियम 2.09% है। इस प्रकार से अलग अलग तत्वों का परसेंटेज भी दिया हुआ है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है और सबसे कम आपका मैग्नीशियम
है। इस प्रकार से अलग अलग तत्व है। एग्जाम पूछता है कि पृथ्वी के भूपरिपट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व है, कौन सा आपका तत्व है, तो ऑक्सीजन आपका सर्वाधिक तत्व है। उसका पूछता है पृथ्वी के भूपरिपट्टी में आपका दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन है। या पूछ देगा ऐसे पृथ्वी के भूपरिपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है, तो ऑक्सीजन गैस ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तत्व भी है, गैस भी है। या पूछ देगा पृथ्वी के भूपरिपट्टी में सबसे अधिक कौन सा आपका अधातु है, तो ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अधातु ही है। उसका पूछ देगा पृथ्वी के भूपरिपट्टी में दूसरा सबसे अधिक आपका कौन सा अधातु है, तो आपका सिलिकॉन है 27.72%। उसका पूछ देगा पृथ्वी के भूपरिपट्टी में सबसे अधिक कौन सा धातु है, क्योंकि एल्युमिनियम आपका धातु है, एल्युमिनियम धातु है, ऑक्सीजन आपका धातु है। इस प्रकार से यहाँ पे कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों में, ध्यान से इसको याद करें ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे इससे, है ना। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है, धातु है, तो इससे प्रश्न घुमाता है कि पृथ्वी के भूपरिपट्टी में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है। तो विद्यार्थी तो याद करके रखते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, भूपरिपट्टी पूछ रहा है, फटाक से देखा भूपरिपट्टी मार दिया धनाक्ष ऑक्सीजन, तो भूपरिपट्टी फटाक से देख के ऑक्सीजन धनाक्ष नहीं मारना है, आराम से उसको देखना है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि पृथ्वी के भूपरिपट्टी में कौन सा धातु से अधिक है, तो धातु यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी ना है, सिलिकॉन थोड़ी ना, यहाँ पे एल्युमिनियम धातु है, तो एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में धातु है 8.13%। उसके बाद पूछेगा पृथ्वी के भूपरिपट्टी में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु है, तब लोहा होगा। क्या होगा, लोहा, क्योंकि लोहा भी एक धातु है। लोहा क्या है, धातु है, यानी आयरन भी धातु है। जो 5% मात्रा एल्युमिनियम के बाद आपका लोहा का ही मात्रा सबसे अधिक है धातु में। और धातुओं में या तत्वों में सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन का है ना। गैस में सबसे अधिक है तो ऑक्सीजन का है 46% लगभग, है ना। इस प्रकार से देखना है, ध्यान देना है, ध्यान से इसमें सवाल को टच करना है ताकि मिस्टेक ना हो और प्रश्न का उत्तर गलत ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है, हेडिंग है, इससे प्रश्न आपका काफी अधिक बनते रहता है। उसके बाद आगे अगर हम बातें करें तो अन्य जो है यहाँ पर दिखा रहे थे कि पृथ्वी के भूपरिपट्टी में पाए जाने वाला 8 जो तत्व है जिससे भूपरिपट्टी के 98% भाग का निर्माण हुआ है, तो 98% भाग का निर्माण हुआ ही हुआ है। लेकिन बाकी जो 2% जो अन्य भाग है, यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य जो 2% भाग है, अन्य 2% भाग का निर्माण करने वाले तत्व कौन कौन है, तो आपका टाइटेनियम है। अन्य 2% भागों का निर्माण कौन करता है, तो टाइटेनियम करता है। और कौन करता है, टाइटेनियम के अलावा हाइड्रोजन करता है, दिख रहा है आपको, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, है ना, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, P से फास्फोरस, A में से मैंगनीज, फिर आपका H से सल्फर, C से कार्बन, Na से निकेल और etc आपका लिखा हुआ। इस प्रकार से आपका अन्य जो 2% भाग है भूपरिपट्टी का, उसका निर्माण टाइटेनियम से हुआ है, फिर आपका हाइड्रोजन से हुआ है, फास्फोरस से हुआ है, मैग्नीज से हुआ है, सल्फर से, कार्बन से, ये सबसे आपका अन्य 2% भागों का निर्माण हुआ है। इसी के भूपरिपट्टी के अन्य भागों का निर्माण, अन्य 2% भागों का निर्माण इन तत्वों से हुआ है, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल etc से हुआ है। तो इस प्रकार से आपका पृथ्वी का यांत्रिक संरचना हुआ। इसमें और भी सवाल था कि पृथ्वी को गोल किसने कहा, नारंगी के समान किसने बताया, नाशपाती के समान किसने बताया, तो दिख रहा है आपको सर, गोल बताया पाइथागोरस ने, नारंगी के समान न्यूटन ने बताया, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गति के नियम दिए हैं, गति के 3 नियम, न्यूटन के गति के 3 नियम है ना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, यही वैज्ञानिक है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने पृथ्वी को नारंगी के समान बताया। नाशपाती के समान बताने वाला वैज्ञानिक जेम्स जीन है। एक काफी आपका इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है जिससे आपका प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल आते रहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आते हैं और एकेडमिक लेवल के एग्जामों में भी इससे प्रश्न आते रहते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, ये तो आपका हो गया। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं में, आंतरिक संरचना तो आपका हुआ। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही देखेंगे पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो भौतिक स्वरूप तो आपका दिखा ही कि गोल बताया, हाँ, पाइथागोरस ने। भौतिक स्वरूप की अगर बातें करें तो गोल किसने बताया, तो पाइथागोरस ने। हाँ, नारंगी के समान न्यूटन ने बताया, नाशपाती के समान जेम्स जीन ने बताया। तो भौतिक स्वरूप और संरचना, है ना, वही आपका गोल है, नारंगी है, नाशपाती के समान है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी का भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप क्या था, पृथ्वी का भौतिक स्वरूप जिन्होंने वैज्ञानिकों ने बताए हैं, सर न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने, कि पृथ्वी आपका नारंगी के समान है। फिर आपका
सबसे पहले आपके पृथ्वी को गोल बताने वाले पाइथागोरस थे। उसके बाद जेम्स जीन जो थे पृथ्वी को नाशपाती के समान बताए थे। तो पृथ्वी का भौतिक स्वरूप क्या हुआ, फिजिकल आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका कैसा हुआ, गोल, कोई बताया नारंगी के समान, कोई बताया नाशपाती के समान। आप देखने की अभी है ना। उसके बाद आगे देखेंगे, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न आता है आगे नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पृथ्वी का ऊपरी सतह क्या कहलाता है। इसके पहले हम बता चुके हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है और इसी क्रस्ट को आपका दुर्बलता मंडल या भूपर्पट्टी कहा जाता है। क्रस्ट कहें या भूपर्पट्टी कहें या दुर्बलता मंडल कहें, ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है यानी सबसे ऊपर का परत है जिसकी गहराई जो है आपका पृथ्वी के ऊपर से नीचे आपका गहराई देखा जाए तो 34 किलोमीटर है ना। और 34 किलोमीटर जो है भूपर्पट्टी का, और इसी भूपर्पट्टी को दो भागों में, क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी भूपर्पट्टी, निचली भूपर्पट्टी, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, उसी को कहा गया है ना। और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच का जो आपका ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जोड़ने वाली जो आपका टचिंग लाइन है, उस लाइन को आपका असंबद्धता कहा जाता है। उस असंबद्धता को कोनराड कहा गया है। कोनराड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के टचिंग लाइन को जोड़ने वाली रेखा को। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है दुर्बलता मंडल किस प्रकार के चट्टानों पर गतिशील है। तो दुर्बलता मंडल जो है यानी कि भूपर्पट्टी जो है वो किस प्रकार के चट्टानों पर गतिशील है, तो अर्धद्रवित चट्टानों पर, क्योंकि आपका मेंटल जो है, आपका कोर जो है वो द्रवित अवस्था में, ऐसा बताया जा चुका है, संभवतः द्रवित अवस्था में, प्लास्टिक की अवस्था में, और जब द्रवित अवस्था में है अर्धद्रवित है, उसमें कुछ ठोस भाग भी है। तो जब अर्धद्रवित चट्टान है तो उस पर जो ऊपर आपका दुर्बलता मंडल है, और दुर्बलता मंडल क्या होगा, जब द्रवित चट्टान है अर्धद्रवित, उस अर्धद्रवित चट्टानों पर दुर्बलता मंडल क्या होगा, तैरेगा। आर्किमिडीज का थ्योरी का पालन करते हुए क्या होगा, तैरेगा। तो वही तैर रहा है आपका दुर्बलता मंडल जो भूपर्पट्टी है, आपका क्या कर रहा है, अर्धद्रवित चट्टानों पर यानी कि मेंटल और कोर पे आपका तैर रहा है। मेंटल कोर पे तैर रहा है यानी कोर पे आपका मेंटल तैर रहा है, मेंटल पे आपका भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट तैर रहा है यानी कि। आगे फिर देखेंगे 3 नंबर प्रश्न आपका आता है पृथ्वी का भीतरी भाग है। तो पृथ्वी का भीतरी भाग जो है गर्म है। पृथ्वी का अंदर का जो भाग है वो आपका गर्म है, और गर्म जब है तो लावा मैग्मा के रूप में, लावा और मैग्मा के रूप में है। यही जब पृथ्वी के ऊपर आपका धरातल पर ताप दाब, ऐसे भी आप जान रहे हैं, आपको बताएं कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर आपका क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। यानी अंदर गर्म भाग है, और अंदर जब गर्म भाग है और ऊपर से और आपका क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या होगा, जब ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पृथ्वी के जो भाग है, आंतरिक भाग, वो आपका फटेंगे। एक तो ऊपर का दबाव, ऊपर का प्रेशर, और नीचे अंदर का भी गर्मी है, अंदर का गर्मी है, अंदर का गर्मी है, और आपका ऊपर का प्रेशर भी है। तो ऊपर का प्रेशर और अंदर की गर्मी ये आपस में क्या होता है। और ऊपर आपका एक और बात और बताएंगे, पृथ्वी के भीतरी भाग में जो आपका तत्व है रेडियोधर्मी, जिसको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व के विसर्जित ऊर्जा से, जो रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियोधर्मी तत्व जो आपका यूरेनियम थोरियम है, इसको विसर्जित होने से आपका गर्मी या भीषण ताप उत्पन्न होता है। और जब गर्मी और भीषण ताप उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर ही ऐसा होता है ना। और पृथ्वी के अंदर का गर्मी जो लावा मैग्मा के रूप में आपका खोल रहा है, वो क्या होगा, अंदर से जब ऊपर की ओर आता है गर्मी के मारे उसको बर्दाश्त नहीं होता, भीषण गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो ऊपर जैसे आपका आता है संवहनीय तरंग के रूप में, है ना। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न भीषण ताप द्रवित चट्टानों में कौन सा तरंग उत्पन्न करता है, जो द्रवित चट्टाने हैं लावा मैग्मा के रूप में, लावा मैग्मा के रूप में द्रवित चट्टानों में एक प्रकार के तरंग उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अंदर भीषण ताप जो होता है ना, अत्यधिक जो गर्मी है, वो गर्मी क्या करता है, द्रवित चट्टान में लावा मैग्मा में एक तरंग उत्पन्न करता है। उस तरंग को संवहनिक तरंगे कहते हैं। और इसी संवहनिक तरंगे जो संवहनिक तरंगे उत्पन्न हो रहा है, तो भीषण ताप की वजह से संवहनिक तरंग उत्पन्न हो रहा है। और भीषण ताप उत्पन्न करने वाला कौन है, रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसको यूरेनियम और थोरियम कहा गया।
तो यूरेनियम और थोरियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है, यही आपका ऊर्जा को विसर्जित करता है और गर्मी यानी भीषण ताप उत्पन्न करता है, और भीषण ताप की वजह से द्रवीय चट्टानों में एक तरंग उत्पन्न होती है यानी वेग उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग संवहनिक वेग या संवहनीय वेग कहते हैं, संवहनीय तरंग कहते हैं। और यही तरंग क्या होता है, ऊपर की ओर जब आता है गति करते हुए, तो गति करते हुए जब ऊपर क्या आता है तो भूपरपट्टी में दरारें उत्पन्न हो जाती है, भूपरपट्टी फट जाता है ना, भूपरपट्टी फट जाता है। आपको लिखा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर से उठने वाली संवहनी तरंगों से पृथ्वी के ऊपरी परत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है इस पर प्रभाव पड़ता है ना, क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के ऊपरी परत बड़े बड़े भूखंडों में बढ़ जाता है। पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वो बड़े बड़े भूखंडों में बढ़ जाता है, और जब बड़े बड़े भूखंडों में बढ़ जाता है तो वही भूखंड को हम लोग भूगर्भीय प्लेट कहते हैं। जो बड़े बड़े भूखंडों में बढ़ जाता है, जब अंदर से जब आता है संवहनी तरंगे तो भूपरपट्टी बड़े बड़े भूखंडों में बढ़ जाती है, और वही बड़े बड़े भूखंड जो है भूगर्भीय प्लेट कहलाता है। तो भूखंड जो है ना, पृथ्वी के ऊपरी परत के बड़े बड़े भूखंडों को कहा जाता है क्या, तो भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी परत के बड़े बड़े जो भूखंड है इसको भूगर्भीय प्लेट के नाम से जाना जाता है। और जो भूगर्भीय प्लेट होते हैं वो दो तरह का होता है, एक आपका महाद्वीप होता है जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, और दूसरा आपका महासागर होता है। तो दो प्रकार के भूगर्भीय प्लेट होते हैं, एक आपका महाद्वीपीय प्लेट होता है, दूसरा आपका महासागरीय प्लेट होता है ना। महासागरीय प्लेट एक आपका हुआ महाद्वीपीय प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। तो दो प्रकार के आपका भूगर्भीय प्लेट होते हैं, है ना। एक बात और बता दें, तो पृथ्वी के अंदर जो आपका भीषण ताप है, लावा मैग्मा में द्रवित अर्धद्रवित लावा मैग्मा में जो आपका भीषण ताप है, यही भीषण ताप की वजह से जब संवहनी तरंग ऊपर आता है तो कभी कभी क्या होता है कि लावा और मैग्मा भी आपका पूरा उठ करके अंदर से पृथ्वी के उठ करके ऊपर धरातल पे आ जाता है, और ऊपर जब धरातल पर आता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जब उसको मिलता है, हवाएं जब मिलती है तो हवा में ठंडा हो जाता है लावा मैग्मा, और ठंडा होकर के धरातल के ऊपर जम जाता है, और जब जम जाता है तो वही आपका पर्वत का निर्माण हो जाता है, पहाड़ का निर्माण हो जाता है। तो एक बात और है यहाँ पे कि लावा मैग्मा के धरातल के ऊपर आने से ये आपका पर्वत और पहाड़ का निर्माण होता है, जब हवा में आकर के ठंडा होकर के जम जाता है। आगे यहाँ पे बातें करें कि भूगर्भीय प्लेट दो प्रकार का है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। यहाँ पे आता है नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो ये तो 7 महाद्वीप है, आप लोग भी जानते होंगे या नहीं जानते हो तो देख लें, है ना, कि 7 महाद्वीप है, यानी 7 को कॉन्टिनेंट है पृथ्वी पर। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ये आपका 7 आपका महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। आगे अगर बातें करें कि पृथ्वी पर मुख्य भूगर्भीय प्लेटों की संख्या कितनी है, तो मुख्य जो भूगर्भीय प्लेट है इसकी संख्या 7 है, यानी टोटल 7 को आपका मुख्य आपका भूगर्भीय प्लेट है, जिसमें आपका महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट ये दोनों को मिला करके बताया जा रहा है। जिसमें आपका मुख्य आपका कौन है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, दूसरा आपका दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, तीसरा आपका अफ्रीकी प्लेट है, चौथा आपका यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट में यूरोप और एशिया दोनों आ जाता है, इसमें यूरोपीय प्लेट भी आएगा, यूरोपीय प्लेट, और दूसरा आपका एशियाई प्लेट। तो एशियाई प्लेट में यूरोपीय प्लेट और एशियाई प्लेट मतलब यूरोप महाद्वीप का प्लेट भी आएगा, और आपका एशिया महाद्वीप का प्लेट भी आएगा एशियाई प्लेट में। उसके बाद भारतीय प्लेट है, ये आपका अलग प्लेट हुआ करता था भारतीय प्लेट, लेकिन अभी वर्तमान में जो है भारतीय प्लेट वो आकर के यूरेशियाई प्लेट से आकर सट गया है ना। सटने का वजह ही बताएंगे कि भारतीय प्लेट जो है आपका यूरेशियाई प्लेट पर आकर के, है ना, यूरेशियाई प्लेट के से आकर के कैसे टच हो गया है, कैसे आकर के सट गया है, वो भी बताने वाले हैं। देखते हैं आगे। भारतीय प्लेट के बाद आपका है प्रशांतीय प्लेट, प्रशांत महासागर का जो आपका प्रशांतीय प्लेट है, और आपका अंटार्कटिक प्लेट है। इस प्रकार से 7 को आपका प्लेट है ना, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट मिला करके मुख्य प्लेटों की बातें कर रहे हैं, है ना। उसके बाद एक बात और बता दें कि जो आपका महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट है, ये दोनों प्लेटों में अगर अंतर की बातें करें, है ना, तो आपका महाद्वीपीय प्लेट अधिक मोटा होता है और आपका महासागरीय प्लेट कम मोटा होता है ना। यानी कि महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना में महासागरीय प्लेट की मोटाई जो है वो कम है, और आपका महाद्वीपीय प्लेट आपका अधिक मोटा है। वजह है आप देख सकते हैं ऐसे नहीं कि जो महाद्वीप होता है ऊपर होता है,
जैसे एशिया महाद्वीप है, धरातल है ना, उस धरातल पे नदी है, तालाब है, झीलें हैं, लेकिन समुद्र नहीं है। धरातल पे समुद्री क्षेत्र अलग होता है, और समुद्री क्षेत्र जब अलग होता है तो जानते हैं आप लोग कि महाद्वीप से काफी गहराई में होता है, और जब काफी गहराई में होता है तो आप समझ सकते हैं कि महासागरीय प्लेट की जो मोटाई होगी वो महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई से कम होना लाजमी है ना। आप समझ सकते हैं कि महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीप जो है, धरातल जो है ऊपर होता है, और आपका महासागर की गहराई नीचे होती है, काफी अधिक होता है गहराई। तो इस प्रकार से महाद्वीपीय प्लेट अधिक मोटा और महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में है ना, इसकी मोटाई कम होती है, काफी कम होती है। फिर आगे अगर बातें करें तो आपका 7 प्रकार का भूगर्भीय प्लेटें हुए। सातों भूगर्भीय प्लेटों की चर्चा यहाँ पे किया जा चुका। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो प्लेट है, जो 7 प्लेट की जो बातें की जा रही है, ये सातों प्लेटों में एक गति होती है, और प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी का पालन करते हुए, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत पे ये जो प्लेट है, चाहे तो महासागरीय प्लेट हो या फिर आपका महाद्वीपीय प्लेट हो, ये आपस में जो है वो गति करते हैं। और जो गति होता है 3 प्रकार का होता है। ये जो प्लेटें हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, ये गति करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का पालन करते हुए गति करते हैं। और जब इनमें गति होता है तो प्लेट क्या होता है, जब इसमें गति होता है तो प्लेट क्या होता है, कोई प्लेट होता है कि आपस में आकर के एक दूसरे से टक्कर मार लेता है, आमने सामने आकर के टकरा जाता है। कोई प्लेटें ऐसी होती है कि गति करते करते एक दूसरे से दूर भाग जाता है। कोई प्लेट ऐसा होता है कि गति करते करते एक दूसरे के ऊपर आकर के चढ़ जाता है, यानी रग्गा मारता है। इस प्रकार से 3 प्रकार की गति होती है। जब प्लेट क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने आकर के टच करता है, तो आमने सामने आकर के जब टच करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे प्लेट को क्या कहते हैं, जो एक दूसरे से है ना दूर हो जाते हैं या दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर आ जाता है, तो दूर आ जाता है तो अपसारी प्लेट कहलाता है। हाँ, इस गति को अपसारी गति कहते हैं। अपसारी गति, जब प्लेट एक दूसरे से दूर होंगे, है ना, गति करते करते एक दूसरे से दूर हटेंगे, तो वैसे गति को अपसारी गति, और वैसे प्लेटों में होने वाले गति को अपसारी गति तो कहेंगे, लेकिन उन प्लेटों को अपसारी प्लेट कहा जाएगा। उसी प्रकार से देखा जाए तो वैसे प्लेटों को क्या कहते हैं, जो एक दूसरे से निकट आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे से आकर के टक्कर मार लेते हैं, सट जाते हैं, तो ऐसे प्लेट अभिसारी प्लेट कहलाते हैं। और इसमें होने वाली जो गति है वो अभिसारी गति कहलाता है। अभिसारी गति, जो गति होता है ऐसे प्लेटों में जो एक दूसरे के आकर के निकट सट जाते हैं, टक्कर मार लेते हैं, टकरा जाते हैं, उसमें अभिसारी गति होती है, और वो प्लेटें आपका अभिसारी प्लेट कहलाती है। और आपका एक और है आपका वैसे प्लेटों को क्या कहते हैं, जो जिस पर आपका एक प्लेट दूसरे प्लेट पर आकर के चढ़ाई कर देते हैं, मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट पर आकर के चढ़ जाते हैं रक्का मार करके, तो वैसे प्लेटों को आपका संरक्षी प्लेट कहते हैं। और इसमें होने वाला गति संरक्षी गति कहलाता है। इस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी का पालन करते हुए प्लेट आपस में एक दूसरे के साथ आकर टकराते हैं, कोई दूर हटता है, कोई एक दूसरे के ऊपर रग्गा मारता है। 3 तरह की गति होती है, चाहे तो महाद्वीपीय प्लेट हो या महासागरीय प्लेट हो। अब महाद्वीपीय प्लेट, 2 महाद्वीपीय प्लेट भी एक दूसरे में आकर के टकरा सकते हैं, या 2 महाद्वीपीय प्लेट भी एक दूसरे से दूर हट सकते हैं, या 2 महाद्वीपीय प्लेट भी एक के ऊपर एक चढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे महासागरीय प्लेट में भी ऐसा ही होगा। 2 महासागरीय प्लेट भी आपस में आकर के टकराएंगे, 2 महासागरीय प्लेट भी आपको एक दूसरे से दूर हटेंगे, 2 महासागरीय प्लेट भी आपको एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगे। या हो सकता है कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट एक दूसरे के ऊपर आकर के टकराएंगे, लेकिन ज्यादातर इसमें संभावना है महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेटों में कि महासागरीय प्लेट पे आकर के महाद्वीपीय प्लेट चढ़ाई कर लेगा, क्योंकि महासागरीय प्लेट नीचे होता है और महाद्वीपीय प्लेट जो होता है ऊपर होता है। इस प्रकार से जब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेटों में गति जब होगी तो क्या होगा, एक दूसरे से चाहे तो दूर हटेगा या एक दूसरे पे आकर के महासागरीय प्लेट पर महाद्वीपीय प्लेट आकर के चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से एक गति हो सकता है। इस प्रकार से 3 प्रकार की गति जो होती है,
तीनों प्रकार की गति को बता दिया गया। अपसारी गति, अभिसारी गति और संरक्षी गति। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के आधार पर ऐसा होता है, प्लेट विवर्तनिकी इसको हिंदी में कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका पृथ्वी का भौतिक स्वरूप और संरचना रहा, पृथ्वी का आपका आंतरिक संरचना रहा, पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में बताया गया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को 3 भागों में बांट दिया गया है। अब देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से है ना, इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लें। आपको ध्यान से जब देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ज्यादा आपका संघर्ष करने की इसमें जरूरत नहीं है। 1 से 2 बार, आपका 2 बार काफी है। 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं वीडियो को ध्यान से, इसको नोट कर लेते हैं कॉपी में। जो वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो को देख करके पॉज करके आप नोट कर लें, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को ना हो तो पॉज करके आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, याद कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप देख लेते हैं, है ना, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। और बता दें एक बार, इस चैनल पर जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करके पूरा देखेंगे शुरू से अंत तक। अगर नहीं समझ में आता है तो पिछले वीडियो को जाकर के देखेंगे। हर एक क्लास बाय क्लास वीडियो को जब देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा समझने में, है ना, आसानी से समझ में आएगा, है ना। फुल वॉच करें, है ना, आधा अधूरा देखेंगे तो ऐसे ही समझ नहीं आएगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, कॉपी में नोट करें, फिर उसका रिविजन करें। दिक्कत हो तो दोबारा फिर वीडियो को देखें, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। अटेंडेंस आपका यही है रेटिना परिवार के लिए कि आपका अटेंडेंस होगा जब वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें, है ना, और शेयर भी करें, ताकि आप शेयर करेंगे तो आपके जो दोस्त होंगे वो अगले अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। इस प्रकार से आपका रेटिना परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ते जाएगी। रेटिना परिवार एक बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप देखें, है ना, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को दबा दें ताकि समय पे आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।